हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू टॉपर्स बायोलॉजी। सो टॉपर्स बायोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आई एम दीपक सावंत, योर बायोलॉजी मेंटर फॉर बोर्ड एज वेल एज नीट एग्जाम। सो बच्चों, आज से हम स्टैंडर्ड 11th बायोलॉजी का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। मतलब जो नया साल है उसके लिए मतलब हम स्टैंडर्ड 11 से प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सो आज हम देखेंगे स्टैंडर्ड 11th बायोलॉजी में फर्स्ट यूनिट, जो बायोलॉजी का जो फर्स्ट यूनिट है, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। सो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड में जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, वो चैप्टर है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। सो फ्रेंड्स, जैसे आप जानते हो कि जो डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, सो अगर नीट में इसका वेटेज देखा जाए तो इट इज अप्रोक्सीमेटली 30%, मतलब इट हैज़ अप्रोक्सीमेटली 30% वेटेज। इसका 30% वेटेज है नीट के अंदर। जो हमारा फर्स्ट यूनिट है स्टैंडर्ड 11th का, वो यूनिट है हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। नाउ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, सो देर आर 4 चैप्टर्स। 4 चैप्टर है हमारे। जो फर्स्ट चैप्टर है आपका द लिविंग वर्ल्ड, देन सेकेंड चैप्टर है आपका, जो सेकेंड चैप्टर है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। थर्ड जो चैप्टर है हमारा वो है हमारा प्लांट किंगडम। थर्ड चैप्टर होगा हमारा प्लांट किंगडम। एंड फोर्थ चैप्टर होगा हमारा एनिमल किंगडम। सो फ्रेंड्स, जो स्टैंडर्ड 11th का जो हमारा यूनिट 1 है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, इसमें हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे। और ये जो यूनिट है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, सो इट हैज़ 13% वेटेज। अगर इसका नीट में वेटेज देखा जाए तो 13% वेटेज है। और इसमें से जो मतलब इसके अंदर देर आर 4 चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर है आपका द लिविंग वर्ल्ड, सेकेंड चैप्टर है हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, देन थर्ड चैप्टर है हमारा प्लांट किंगडम एंड देन एनिमल किंगडम। अब इसमें से जो आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है, तो एक तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर योर नीट एग्जाम। प्लांट किंगडम एज वेल एज एनिमल किंगडम। सो ये जो 3 चैप्टर है, सो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम एज वेल एज आपकी जो स्कूल में भी काफ़ी क्वेश्चन मतलब इसमें से पूछे जाते हैं। सो नीट के लिए ये जो चैप्टर का जो वेटेज है, जैसे मैंने आपको बताया कि 13% क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं, 13% क्वेश्चन, बराबर। सो नाउ, सो आज से हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है हमारा द लिविंग वर्ल्ड। अब जैसे आप जानते हो कि जो लिविंग वर्ल्ड है आपका एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी की जो बुक्स है आपकी, तो जो लिविंग वर्ल्ड से इसमें 4 चीज हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या होता है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देन जो लिविंग वर्ल्ड होते हैं उसमें किस तरह की डाइवर्सिटी होती है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जैसे आप देखते हो ना, तो मीन्स के जो हमारा दूसरा जो होगा टॉपिक फर्स्ट चैप्टर में लिविंग वर्ल्ड में, जो दूसरा हमारा टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा हमारा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड में क्या डाइवर्सिटी होती है। फिर हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। एंड जो लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा इस चैप्टर का वो होगा टेक्सोनोमिकल एड्स, टेक्सोनोमिकल एड्स। सो बच्चों, सो जो हम चैप्टर आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, इसमें हम क्या करेंगे कि जो लेक्चर है, ऑब्वियसली मतलब ये जो लेक्चर होंगे वो मतलब एक वीडियो लेक्चर में तो खत्म नहीं होगा, मतलब कम से कम 4 या 5 या तो 5 से ज़्यादा लेक्चर आपके हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम हर चैप्टर को डीप में पढ़ेंगे, मतलब स्कूल की एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, कहाँ से नीट में क्वेश्चन आते हैं ये भी हम देखेंगे। और दूसरा मतलब इसके क्वेश्चन आंसर भी हम देखेंगे। तो हो सकता है मतलब वीडियो थोड़ा मतलब आपके वीडियो अलग अलग मतलब
डे 1, डे 2, तो हम क्या करेंगे मतलब हर एक वीडियो को डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर होगा तो हेडिंग होगा आपका कि चैप्टर 1 द लिविंग वर्ल्ड, सो डे 1, देन डे 2, देन डे 3। ये इस तरह से वीडियो बनाने का हमारा जो मोटो है वो ये है कि अगर किसी बच्चों का कोई वीडियो अगर मिस होता है, एक तो आपको ये आइडिया रहेगी कि भाई हम क्या पढ़ रहे हैं। डे 1, डे 2 से आपको आइडिया होगा कि भाई फर्स्ट डे में हमने क्या पढ़ा था, सेकेंड डे में हमने क्या पढ़ा था। और अगर आपका कोई लेक्चर मिस होता है तो आपको मालूम पड़ेगा कि भाई फिफ्थ डे का जो लेक्चर हम देख रहे हैं तो फोर्थ डे का लेक्चर हमने नहीं देखा है, तो मैं उसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो उस प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप सारे लेक्चर आप देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, सो it is a year long batch and it is absolutely free on YouTube. You don't have to pay any single rupees for, means ke you don't have to pay any single penny for this batch. You have just subscribe my channel Toppers Biology. आपको सिर्फ टॉपर्स बायोलॉजी जो चैनल है उसको आपको सब्सक्राइब करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम स्कूल की एग्जाम की भी प्रिपरेशन करेंगे और साथ में हम नीट की भी प्रिपरेशन करेंगे। जो अभी जो बच्चे 11th में है वो ऑब्वियसली मतलब के 2023 में नीट की एग्ज़ाम देंगे, तो उसकी भी प्रिपरेशन हम कर सकते हैं, मतलब पूरे 2 साल हम प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड। सो बच्चों जैसे आप जानते हो कि जो हमारी जो अर्थ है, हमारी ये अर्थ पे अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म। जैसे आप देखते हो फ्रॉम बैक्टीरिया टू एलिफेंट, देन फ्रॉम अमीबा टू वेल, अमीबा से लेके आप छोटे से छोटा अमीबा से लेके वेल तक का आपका ऑर्गेनिज्म होता है। देन हर्ब्स टू लार्ज ट्री, मतलब छोटे छोटे जो हर्ब्स होते हैं वहां से लेके जो बड़े बड़े जो ट्री होते हैं, मतलब अपने आप देखोगे हमारे आजू बाजू बहुत सारी वेराइटी है। तो जो लिविंग वर्ल्ड है इट इज वेरी अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि क्या होता है कि छोटा बैक्टीरिया होता है, बैक्टीरिया से लेके मतलब बैक्टीरिया एकदम छोटा होता है जो लिविंग होता है, और एलिफेंट है हमारे पास, बैक्टीरिया से लेके एलिफेंट, देन अमीबा से लेके आप देखोगे तो वेल है बराबर। देन हर्ब्स छोटे छोटे प्लांट होते हैं, वहां से लेके मैंगो जैसा या तो बनियान ट्री जैसा बड़ा प्लांट भी होता है। तो जो हमारी जो लिविंग वर्ल्ड है इट इज वेरी अमेजिंग, इट इज वेरी अमेजिंग। एंड नाउ तो मतलब इतनी सारी डाइवर्सिटी है, एंड दिस डाइवर्स फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो डाइवर्स फॉर्म है, सो दे लिव इन एवरी पॉसिबल हैबिटेट्स। ये जो है मतलब ये जो डाइवर्सिटी है, मैंने अभी आपको बताया ना कि बड़े छोटे से छोटा एनिमल से लेके बड़ा जायंट एनिमल, मतलब इतनी सारी डाइवर्सिटी, छोटे प्लांट है, ग्रास है, वहां से लेके मैंगो जैसे बड़े बड़े प्लांट भी है। तो ये जो डाइवर्सिटी है इन द लिविंग वर्ल्ड, सो दे लिव इन अ डिफरेंट हैबिटेट, ये अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं। जैसे हैबिटेट की बात करें तो कोल्ड माउंटेन जहां पे बर्फ होता है, तो कुछ ऑर्गेनिज्म आप देखोगे, कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, वो कोल्ड माउंटेन में भी रहते हैं बराबर, तो कोल्ड माउंटेन में भी पाए जाते हैं। फिर आप देखोगे तो डेसिडियस फॉरेस्ट, घना जंगल जो होता है, तो ये जंगल में भी अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म रहते हैं। सो डेसिडियस फॉरेस्ट, देन ओशन हम देख सकते हैं, जो दरिया है ओशन, फ्रेश वाटर लेक, रिवर में भी कुछ एनिमल्स पाए जाते हैं, डेजर्ट में पाए जाते हैं, जो वाटर स्प्रिंग है, हॉट स्प्रिंग होता है, कोल्ड स्प्रिंग होते हैं। तो आप देखोगे ना तो ये सारे जो अलग अलग जो हैबिटेट है, सो इन these different types of habitats, so there are innumerable of living organism are found. so ये जो अलग अलग हैबिटेट्स है इसमें अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं। मतलब बच्चों हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमारी जो अर्थ है, हमारी जो दुनिया है ना, वो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने, मतलब कि देर आर
इन शॉर्ट मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत डाइवर्सिटी है। आप अपने घर के बाहर निकलो तो भी आपको अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, बराबर। छोटी आंट आपको मिलती है, देन स्पेरो होता है, पीजन को आप देखते हो, क्रो को देखते हो, आप काव देख रहे हो, आप बफेलो देख रहे हो, छोटा ट्री होता है, बड़ा ट्री होता है, मतलब देर आर लॉट्स ऑफ वेराइटीज, ओके। तो इसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ये लिविंग वर्ल्ड के बारे में हम पढ़ेंगे, बराबर। नाउ अब अगर इन सब के बारे में सोचते हैं तो हमारे जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है, उसमें एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन ये आता है कि जनरली हम बायो के स्टूडेंट है ना, तो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज लाइफ, लाइफ एक्चुअली क्या है, व्हाट इज लाइफ, जिंदगी क्या है। जैसे हमको मालूम है कि भाई हम जिंदा है, आयंट है जो वो जिंदा है, बट क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या है। इट इज वेरी, बहुत ही कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ही है, इसका आंसर मिलना बहुत मुश्किल है, बट बीइंग अ बायोलॉजिस्ट हम कुछ ट्राई कर सकते हैं लाइफ को डिफाइन करने के लिए कि भाई लाइफ क्या होती है। तो अगर हम लाइफ की बात करें तो लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ये जो डेफिनेशन है बच्चों, ये बायोलॉजिकली डेफिनेशन है, बायोलॉजिकली हम डिफाइन करते हैं कि भाई व्हाट इज लाइफ। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि लाइफ इज अ यूनिक complex organization of molecules and ions. So what is life? लाइफ क्या है बच्चों, आप इसको लिख भी सकते हो साथ में, मैं मतलब आपको डेफिनेशन भी अच्छी तरह से लिखवा दूंगा, तो आप लिख सकते हो कि लाइफ इज अ यूनिक complex organization of ion and molecule which perform certain chemical reaction in order to bring about life activities। मतलब एक्चुअली क्या है लाइफ, तो लाइफ कुछ आयन और कुछ मॉलिक्यूल का एक ऑर्गेनाइजेशन है, और ये जो आयन और ये जो मॉलिक्यूल होते हैं ये अलग अलग तरह के केमिकल एक्टिविटीज करते हैं। और क्यों करते हैं ये केमिकल एक्टिविटी, तो वो इसके लिए कि कुछ लाइफ की जो एक्टिविटीज होती है, जैसे मेटाबॉलिज्म है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रिएशन है, रिप्रोडक्शन है, डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, बराबर। तो ये सारी एक्टिविटी हो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, इसके लिए ये जो आयन होते हैं या ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, सो दे परफॉर्म सर्टेन केमिकल रिएक्शन। ये कुछ केमिकल रिएक्शन करते हैं और इसकी वजह से हम जिंदा रहते हैं। अब जैसे अगर मैं मेरी बात करता हूं तो आई एम लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब मेरे अंदर लाइफ है, इसके लिए मैं जिंदा हूं। अभी मैं आपको लेक्चर बता रहा हूं, इसका मतलब होता है मेरे अंदर लाइफ है। सो इट मीन्स दैट कि इन माई बॉडीज, मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, कुछ केमिकल रिएक्शन होते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि हमारे बॉडी के अंदर कम से कम 5000 टाइप के अलग अलग तरह के केमिकल्स होते हैं, और ये अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शन करते रहते हैं हमारी बॉडी में किसी भी टाइम पे। मैं अभी लेक्चर बना रहा हूँ, वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ, तो जैसे करीबन अभी रात के 12 बजे और मैं वीडियो लेक्चर बना रहा हूँ आपके लिए, तो अभी भी मेरी बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं। जब आप ये लेक्चर देखोगे तब भी आपके बॉडी के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं। क्यों होते हैं ये केमिकल रिएक्शन, तो ये हमारी बॉडी में कुछ मेटाबॉलिज्म करते हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन हो रहा है। अगर ये नहीं होगा तो हमको जिंदा रहना मुश्किल है। सो दैट इज द लाइफ। तो वापस एक बार मैं लाइफ की डेफिनेशन आपको बताता हूं, जिन बच्चों को लिखना है वो लिख सकते हैं कि व्हाट इज लाइफ। तो लाइफ इज अ यूनिक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल्स which perform certain chemical reaction in order to bring about
life activities. So this is the biological definition of life. Now बच्चों, अब अगर हम लिविंग वर्ल्ड की बात करें, इन लिविंग वर्ल्ड द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑर्गेनिज्म एज अ होल इज समथिंग, बराबर, एज अ होल इज समथिंग ए मोर देन द सम ऑफ द इंडिविजुअल पार्ट। मतलब अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ऑर्गेनिज्म का जो कोई इंडिविजुअल पार्ट होता है उसके कंपेयर में ऑर्गेनिज्म एज अ होल ज्यादा होता है। जैसे अगर मेरा जो हार्ट है या तो मेरा जो ब्रेन है वो अकेला मेरी लाइफ का पार्ट नहीं है। नाउ इट इज जस्ट पार्ट ऑफ माय बॉडी बट इट इज नॉट एवरीथिंग। मेरी जो पूरी बॉडी है ना, दैट इज समथिंग। सिर्फ एक किडनी है, किडनी अकेले कुछ नहीं कर सकती, बट सारे ऑर्गेनिज्म जो मिलके जैसे किडनी है, हार्ट है, लंग्स है, बरोबर, सो दे ऑल टुगेदर एंड दे परफॉर्म सम वाइटल एक्टिविटीज, कुछ वाइटल एक्टिविटी ये लोग परफॉर्म करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एक्चुअली लाइफ। अब बच्चों जिसे आप देखोगे कि आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक है, एनसीईआरटी की जो बायो की जो बुक्स है, उसमें अगर आप देखोगे तो पेज नंबर 3 पे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है, मतलब ब्लू कलर में लिखा हुआ है। आप देखोगे तो आपकी जो एनसीईआरटी की जो बुक्स है तो उसमें एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज लिविंग। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज लिविंग की डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज लिविंग क्या होता है? जैसे आप बोलोगे कि भाई हम लोग लिविंग है, प्लांट लिविंग है, बैक्टीरिया लिविंग है, बट ये डिफाइन हम कैसे करेंगे? लिविंग को हम डिफाइन कैसे करेंगे? तो अगर हम इन ऑर्डर टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिविंग, अगर हमको लिविंग के बारे में समझना है तो हमको कुछ कैरेक्टर्स के बारे में समझना पड़ेगा। जैसे अगर हमको इफ वी ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लिविंग, सो वी हैव टू एम्फेसाइज सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच डिफरेंशिएटेड देम फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। कुछ ऐसे कैरेक्टर के बारे में हमको सोचना पड़ेगा लिविंग के बारे में। अगर हमको कोई चीज लिविंग है तो उसको अगर हमको डिफाइन करना है तो हमको उसके कुछ कैरेक्टर देखने पड़ेंगे, जो इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग मतलब कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि नॉन लिविंग जो मैटर है उनसे उनको अलग करता है। जैसे हम अभी डीप में देखेंगे, बट अगर एक कैरेक्टर अगर हम देखें तो रिप्रोडक्शन के अकॉर्डिंग, लाइक जैसे एक एग्जांपल है कि ये मेरे पास एक एसी का रिमोट है, बराबर। सो नाउ मैं लिविंग हूं और ये नॉन लिविंग मैटर है। अब मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि भाई मैं जिंदा हूं और ये जिंदा नहीं है? तो एक कैरेक्टर के बारे में मैं सोचूंगा जो मुझे इससे अलग करता है। तो एक ये है कि आई कैन रिप्रोड्यूस, मैं अपनी जैसी कॉपी बना सकता हूं, मतलब ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता हूं। ये नहीं कर सकता, इट कैन नॉट। सो दिस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये जो कैरेक्टर है ये मुझे इससे अलग करता है। सो मैं इस कैरेक्टर से बोल सकता हूं कि भाई आई कैन रिप्रोड्यूस, देयरफॉर आई एम अ लिविंग। इट कैंट रिप्रोड्यूस, सो इट इज नॉट लिविंग। सो ऐसे कुछ कैरेक्टर के बारे में हमको सोचना पड़ेगा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग मैटर से अलग करता है। नाउ अब बच्चों देखो कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कोई भी, अब देखो बैक्टीरिया है, फंजाई है, प्लांट है, एनिमल्स है। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग मैटर, जो भी नॉन लिविंग मैटर है, सपोज दिस रिमोट या दिस पेन, सो इट इज अ नॉन लिविंग मैटर। सो all living organism and all non living matter have a one thing common। इनमें एक चीज कॉमन होती है, एक चीज कॉमन है कि दे आर मेड अप ऑफ सम बेसिक एलिमेंट्स, कुछ बेसिक एलिमेंट से बने हैं। जैसे आप बात करो तो इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, दिस पेन इज मेड अप ऑफ कार्बन, बराबर।
सो नाउ अब उसी तरह से आप देखोगे तो मतलब ये लिविंग एंड नॉन लिविंग में एक कॉमन कैरेक्टर से बेसिक कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे अंदर भी होते हैं और नॉन लिविंग मैटर के अंदर भी होते हैं। अब जैसे अगर आप बात करो तो जो नॉन लिविंग मैटर है, जैसे कोयला पकड़ लो तो कोयला कोल, सो इट इज अ नॉन लिविंग मैटर, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन, इट इज मेड अप ऑफ कार्बन एंड अवर बॉडी, माई बॉडी इज मेड अप ऑफ कार्बन, मेरी बॉडी भी तो कार्बन से बनी है ना, तो मतलब हमारे में डिफरेंस क्या है? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? तो एक चीज याद रखो कि अबाउट 99% ऑफ लिविंग मैटर, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या जितने भी लिविंग मैटर है, बैक्टीरिया, प्लांट, हर्ब्स, जायंट जो बनियान ट्री है वो, ह्यूमन की बात करो, काऊ की बात करो, बफेलो की बात करो, तो 99% अबाउट 99% ऑफ द लिविंग मैटर इज कंपोज ऑफ, ये क्वेश्चन एक हमारे दिमाग में आता है कि 99% ऑफ लिविंग मैटर इज कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। 99% ऑफ लिविंग मैटर, लिविंग ऑर्गेनिज्म, हमारे आजू बाजू जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बराबर, उसमें से 99 या तो 100 समझ लो, सो दे आर मेड अप ऑफ सम बेसिक मैटर दैट इज द कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। मेरे बॉडी के अंदर भी कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आपकी बॉडी के अंदर भी वही है, काऊ की बॉडी के अंदर भी वही है, प्लांट के बॉडी के अंदर भी वही है। तो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि 99% लिविंग मैटर इज कंपोज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, बराबर। नाउ अब ये मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन सबके अंदर क्यों है? तो शायद ऐसा हो सकता है कि जब लाइफ अर्थ पे पहली बार फॉर्म्स हुई थी, मतलब बनी होगी, तब ये जो एबेंडेंट थे, ये जो एलिमेंट्स थे, सो दे वर इन एबेंडेंट क्वांटिटी, मतलब जब लाइफ बनने की शुरुआत हुई होगी अर्थ पे, तो शायद ये जो मतलब के मॉलिक्यूल या एटम या जो भी आप बोलो कंपाउंड, सो ये लोग बहुत क्वांटिटी में थे। कार्बन बहुत सारा था, हाइड्रोजन बहुत सारा था, नाइट्रोजन बहुत सारा था, ऑक्सीजन बहुत सारा था। इसके लिए शायद 99% जो एनिमल्स हैं इनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन पाया जाता है, बराबर। नाउ अब जैसे आप देखो तो एक तो चीज आप देखो ना कॉमन हो गई ना कि भाई लिविंग के अंदर भी ये चीज होती है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है, तो नॉन लिविंग के अंदर भी यही होता है ना, नॉन लिविंग के बॉडी के अंदर भी, नॉन लिविंग मैटर के अंदर भी कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है। तो फिर हम कैसे अलग कर सकते हैं नॉन लिविंग और लिविंग को? अब दूसरी आप चीज देखो, दूसरी जो हम चीज देखते हैं, सो द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर ऑल्सो सब्जेक्टेड some physical quantities या तो some physical laws। अब देखोगे तो जैसे ये नॉन लिविंग है और मैं लिविंग हूं, अब इसको और मुझे, हम दोनों को कुछ जो फिजिकल लॉ है हम दोनों के लिए एप्लीकेबल है, तो हम दोनों में डिफरेंस क्या है? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अस? हम दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें भी कुछ फिजिकल लॉ लगते हैं, मेरे में भी कुछ फिजिकल लॉ लगते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशन। मैं अर्थ की सरफेस के साथ चिपका हुआ क्यों? ड्यू टू द ग्रेविटेशन। मतलब ये जो फिजिकल जो लॉ है मुझे एप्लीकेबल हो रहा है, सो ये फिजिकल लॉ ग्रेविटेशन इसके लिए भी तो एप्लीकेबल हो रहा है। अगर मैं इसको छोड़ूंगा तो ये भी तो नीचे की तरफ गिरता है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग? इसको भी तो फिजिकल लॉ एप्लीकेबल है। मैग्नेटिज्म की आप बात करो, मैग्नेटिज्म लिविंग नॉन लिविंग दोनों को एप्लीकेबल है, जो आपका फिजिकल लॉ है। रेडिएशन की आप बात करो, रेडिएशन, तो रेडिएशन लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों को एप्लीकेबल है। एक्शन रिएक्शन, बराबर, तो ये दोनों को एप्लीकेबल है। मतलब यहां पे आप देखोगे तो दोनों में कुछ फर्क नहीं है, देयर इज नो डिफरेंट। ये भी ग्रेविटेशन की वजह से अर्थ की तरफ ही जाएगी, अर्थ के सेंटर की तरफ ही जाएगी। अगर मैं ऊपर से गिरूंगा तो आई एम ऑल्सो गोइंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। सो मतलब दिस फिजिकल लॉ that is called gravitation is applicable to me, so it also applicable to this non living matter. So what is the difference between me and this non living matter?
क्या डिफरेंस है, बट स्टिल फिर भी आप देखोगे तो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं फिर भी स्टिल कि दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर। फिर भी आप देखोगे तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ये नॉन लिविंग मैटर से डिफर है, अलग है। आपने मैंने जैसे अभी आपको बताया कि भाई हमारी और लिविंग नॉन लिविंग की बॉडी भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बनी है, बराबर। तो क्या डिफरेंस है, फिजिकल लॉ भी हम दोनों को एप्लीकेबल हो रहा है। फिर भी मैं बोलता हूं आपको कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सो दे आर स्टिल डिफर फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, डोंट लिव, मतलब के लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव, सॉरी नॉन लिविंग मैटर के पास नहीं होती है। तो ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि लाइक जैसे आप देखोगे तो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है जो मतलब कि लिविंग को नॉन लिविंग से, मतलब कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग को नॉन लिविंग से डिफर करता है। तो एक जैसे आप समझो कि डॉग इज डिफर फ्रॉम द स्टोन, पत्थर है और डॉग है, तो ये दोनों में डिफरेंस है ना, मतलब डॉग इज डिफर फ्रॉम द स्टोन, मतलब कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जो लिविंग के अंदर है, नॉन लिविंग के अंदर नहीं है। तो अगर जैसे मैंने आपको बताया कि जो डॉग है, बराबर, एंड जो स्टोन है, तो आप देखो डॉग क्या है, हमारा लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, स्टोन क्या है, नॉन लिविंग मैटर है। तो जैसे आपने देखा अगर मैं डॉग को ऊपर से नीचे फेंकूंगा तो ग्रेविटेशन की वजह से वो भी अर्थ की सेंटर की तरफ जाएगा। जो स्टोन है अगर मैं उसको ऊपर से नीचे फेंकूंगा तो ड्यू टू ग्रेविटेशन ये भी अर्थ की सेंटर की तरफ जाएगा। मतलब यहां पे दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है, यहां पे दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं। ना दूसरा ये भी हो सकता है कि इनमें कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स सेम है। जैसे एग्जांपल आप देखो, मतलब कि डॉग की जो बॉडी है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन, तो शायद जो ये स्टोन है इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्बन। तो यहाँ पे ये दोनों के बीच में डिफरेंस नहीं है। फिर भी मैं आपको ऐसा बोल रहा हूं कि ये जो डॉग है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सो इट पजेसेस सम स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स विच, वो जो कैरेक्टर होंगे सो वो कैरेक्टर डॉग को स्टोन से डिफर कर रहा है, डॉग को स्टोन से डिफर कर रहा है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि डॉग इज डिफर फ्रॉम स्टोन। सो ऑन व्हाट बेसिस, बट आप क्वेश्चन पूछोगे ना कि सर आपने बोल दिया कि भाई डॉग, एक तरफ तो आप बोल रहे हो कि भाई दोनों को फिजिकल लॉ एप्लीकेबल है, दोनों बेसिक कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से बने, फिर भी क्या डिफरेंस है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डॉग इज स्टिल डिफर फ्रॉम द स्टोन, या तो living organism are different from the non-living matter on the basis of some fundamental characteristics। कुछ फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पे हम बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग से अलग है। तो ये फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, सो व्हाट आर द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग के अंदर है, नॉन लिविंग के अंदर नहीं है। तो फर्स्ट जिसे आप देखते हो प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, फर्स्ट प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो आप देखोगे जैसे मैंने आपको बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देख लो, डॉग देख लो, ह्यूमन देख लो, काउ देख लो, बफेलो देख लो, प्लांट देख लो, तो उनके अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। तो ये कैरेक्टर on this basis living organism are different from the non living matter। दूसरा अगर हम कोई कैरेक्टर देखते हैं तो वो है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड कैरेक्टर आप देखोगे तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप देखो, हमने जैसे 9th और 10th में पढ़ा था कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बना है। तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, चाहे वेदर इट इज यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, वेदर इट इज मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, ये छोटा हो, बड़ा हो, ऑटोट्रोपिक हो, हिटेरोट्रोपिक हो, व्हाटएवर जो भी हो, बराबर। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल से बनी है, मतलब कि दे पजेसेस सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, वेयर इज नॉन लिविंग
नॉन लिविंग मैटर डू नॉट हैव, बराबर, नॉन लिविंग मैटर के अंदर सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। तो ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिफर फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। दूसरा अगर हम कोई कैरेक्टर देखते हैं तो वो है न्यूट्रिशन, दैट इज न्यूट्रिशन। सो आप देखोगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको खाना चाहिए, मुझे भूख लगती है, मुझे खाना चाहिए, मैं बिना खाने के सर्वाइव नहीं कर सकता हूं। और दूसरा आप देखोगे कि जो हमारे घर के बाहर जो पत्थर है, जो स्टोन है, उसको खाना नहीं चाहिए, मतलब कि इट डजंट रिक्वायर एनी न्यूट्रिशन। सो ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। इस बेस पे भी आप बोल सकते हो। दूसरा अगर आप बोलोगे तो मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है। अब देखो तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेटाबॉलिज्म करते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो मेटाबॉलिज्म करेंगे, बराबर। दूसरा आप देखोगे जो नॉन लिविंग मैटर नहीं करते हैं, तो इस बेस पे भी हम लिविंग को नॉन लिविंग से अलग कर सकते हैं। दूसरा ग्रोथ, दूसरा आप देखोगे ग्रोथ है, देन रिप्रोडक्शन। आप देखोगे ना तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ग्रो करते हैं, उनकी साइज बढ़ती है, मैं छोटा हो फिर बड़ा होऊंगा, मेरी हाइट बढ़ेगी, बॉडी बढ़ेगी, मास बढ़ेगा, बराबर, जो नॉन लिविंग में नहीं होता है। मैं जब बहुत छोटा होगा, शायद मतलब कि 1 साल का होगा, तो मेरे घर के बाद जो स्टोन होगा या जो दीवार होगी वो उतनी की उतनी होगी। वो ऐसे नहीं कि 12 साल के बाद या 20 साल के बाद दीवार भी और पत्थर भी बड़ा हो गया, नहीं, नॉन लिविंग में ग्रोथ नहीं होता है। रिप्रोडक्शन, ऐसा नहीं है, नहीं कि ये जो स्टोन है तो कल हमने देखा तो इसने अपने 2 बच्चे पैदा किए, 2 पत्थर 2 स्टोन, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि नॉन लिविंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस, बराबर, नॉन लिविंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस वेरेज लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस। सो ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिफर फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर, बराबर। दूसरा आप जैसे आप बोल सकते हो जो दूसरा ये कि रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंट या तो रिस्पॉन्स टू सराउंडिंग, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर कॉन्शियस अबाउट देयर सराउंडिंग। हम हमारे सराउंडिंग जो है उसके लिए हम कॉन्शियस होते हैं। जैसे कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो हमको पसीना होता है, और पसीना मतलब कि पर्सपिरेशन के थ्रू हम हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। ये पत्थर में ऐसा नहीं होता है। आपने कभी देखा है कि गर्मी है तो पत्थर को पसीना हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब कि जो पत्थर होता है, जो स्टोन होते हैं, जो नॉन लिविंग मैटर होते हैं, दे डू नॉट रिस्पॉन्ड टू दीज एनवायरमेंटल स्टिमुली या तो सराउंडिंग, बराबर। जैसे ठंडी होती है, बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए हम सिवरिंग करते हैं, ऐसे द्रुत है ना, करते हैं, बराबर। सो ये कभी आपने पत्थर को देखा है क्या सिवरिंग करते हुए ऐसे कर रहा है? बराबर, नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। सो नॉन लिविंग जो होता है ना, तो आप ये सारे जो कैरेक्टर आप देखते हो ना, ये सारे जो कैरेक्टर आप देखते हो, तो हम ऐसा बोल सकते वी कैन से दैट ऑन दिस बेसिस सो लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिफर फ्रॉम द नॉन लिविंग मैटर। सो इससे हम बोल सकते हैं। तो अब आप डिफाइन कर सकते हो। अब आप मुझे बोल सकते हो ना, अब आप मैं जैसे आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, बराबर, कि नाउ टेल मी, बराबर, नाउ टेल मी कि आई एम लिविंग एंड दिस इज नॉन लिविंग। डिफाइन करो, कैसे आप डिफाइन करोगे कि भाई मैं लिविंग हूं और ये नॉन लिविंग है? तो आप इस बेस पे आप डिफाइन कर सकते हो ऑन दिस। और इसमें अगर आप देखोगे, इसके अंदर आप देखोगे तो जो प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो फर्स्ट के लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है, जहां पे सारी वाइटल एक्टिविटीज होती है, सारी वाइटल एक्टिविटी। सपोज कि दिस इज सेल एंड दिस इज न्यूक्लियस, बराबर, एंड दिस इज सेल मेम्ब्रेन। अब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे फंगाई हो, चाहे वो काव हो, बफेलो हो, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर सेल होगा, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो सेल होता है इसमें प्रोटोप्लाज्म होते हैं। ये प्रोटोप्लाज्म वो जगह होती है जहां पे ये सारी वाइटल एक्टिविटीज होती है, ये सारी वाइटल एक्टिविटीज होती है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लीज रिमेंबर, हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज द मोस्ट
इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता है, बराबर, जहां पे सारी वाइटल एक्टिविटीज होती है, जहां पे सारी वाइटल एक्टिविटीज होती है, बराबर। देयरफॉर आप देखोगे तो जो हक्सले थे, हक्सले एक साइंटिस्ट थे, HUXLEY, हक्सले, बराबर। तो देयरफॉर हक्सले इन 1863 कॉल्ड फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, मतलब कि जो प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म है, इसको हक्सले ने ये बताया था कि इट इज अ फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये आपकी लाइफ का फिजिकल बेसिस है। सो बच्चों, जैसे आप देखोगे कि आप अपनी एनसीईआरटी की जो बुक्स निकालोगे, उसके अंदर आप जो फर्स्ट पेज जो हमने पढ़ा, व्हाट इज लिविंग, बराबर, व्हाट इज लिविंग, तो लिविंग के बारे में शायद आप लोगों का जो मतलब कंफ्यूजन हो, शायद अब दूर हो गया होगा। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जैसे यहाँ पे तो हमने कुछ ऊपर से देखा कि भाई ये जो सारे कैरेक्टर्स है, मतलब ये जो सारे कैरेक्टर है, सो ऑन दिस बेसिस वी कैन डिफाइन लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि वी कैन डिफरेंशिएट इट, लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम नॉन लिविंग मैटर से अलग कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस कैरेक्टर्स। नाउ अब हम एक एक कैरेक्टर को थोड़ा और डीप में पढ़ते हैं, जो आपकी स्कूल की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्कूल की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर 1 में, वो टॉपिक है हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो बच्चों प्लीज थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत बढ़िया, बहुत ब्यूटीफुल चैप्टर है। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर बिकॉज यू आर अ बायोलॉजी स्टूडेंट, सो यू स्टडी अबाउट द एनाटॉमी, फिजियोलॉजी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्लांट के बॉडी के बारे में आप पढ़ोगे, एनिमल की बॉडी के बारे में आप पढ़ोगे, मतलब कि लिविंग चीजों के बारे में आप पढ़ते हो बायोलॉजी के अंदर। छोटे छोटे बैक्टीरिया के बारे में आप स्टडी करते हो, वायरस के बारे में आप स्टडी करते हो। सो देयरफॉर फर्स्ट तो आपको ये तो मालूम होना चाहिए ना कि लिविंग क्या होता है, तो आप बायोलॉजी को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाते हो। इसके लिए मुझे ये सिलेबस बहुत बढ़िया लगता है, एनसीईआरटी का जो फर्स्ट चैप्टर रखा है द लिविंग वर्ल्ड, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर, वेरी ब्यूटीफुल चैप्टर। क्योंकि सबसे पहले आप ये समझो ना कि भाई लिविंग वर्ल्ड होता क्या है, लिविंग क्या होते हैं, जिंदा है ना, उनको हम कैसे डिफाइन करते हैं कि भाई लिविंग है क्या। आप ऐसे ही पढ़ोगे प्लांट के बारे में, सीधा हम एनिमल किंगडम में पढ़ना अगर मैंने स्टार्ट कर दिया होता तो आपको प्रॉब्लम होता, क्योंकि अभी आप बेसिक स्टेज पे हो। यहाँ पे आप लिविंग के बारे में पढ़ते हो, तो शुरुआत में आप लिविंग क्या होता है वो पढ़ोगे। तो जैसे मैंने आपको बताया व्हाट इज लाइफ, लाइफ क्या होती है, जैसे हमने देखा लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ। तो लाइफ इज अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल इन विच ऑल वाइटल केमिकल एक्टिविटीज टेकिंग प्लेस, बराबर, केमिकल एक्टिविटीज होती है, उसको हम बोलते हैं लाइफ। फिर हमने देखा व्हाट इज लिविंग, लिविंग क्या है, नॉन लिविंग क्यों लिविंग से अलग है, सॉरी लिविंग क्यों नॉन लिविंग से अलग है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म की कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये लेक्चर आप पूरा देखोगे, कहीं पे आपको नहीं मालूम पड़ता है, आप रिवाइंड करके वापस देखो, आई एम 100% श्योर आपका जो बायोलॉजी का जो इंटरेस्ट है वो और ज्यादा डेवलप हो जाएगा। सो नाउ फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक से डेफिनेट शेप एंड साइज, यस। सो फर्स्ट कैरेक्टर इज व्हाट, डेफिनाइट शेप एंड साइज, डेफिनेट शेप एंड साइज। बच्चों एक एक कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करो, एक एक कैरेक्टर को, अब आपको मालूम पड़ जाएगा क्या लिविंग है और क्या नॉन लिविंग है। ये क्वेश्चन भी आपको स्कूल के एग्जाम में पूछा जाएगा,
कि राइट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, या तो क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करो। तो फर्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है वो है डेफिनेट शेप एंड साइज। नाउ फ्रेंड्स, हम ये बोल सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मींस के ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज, बराबर, डेफिनेट शेप एंड साइज एंड विच में चेंज विद इन अ वेरी नैरो रेंज। हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट शेप होता है और एक डेफिनेट साइज होती है, एक डेफिनेट शेप होता है और एक डेफिनेट साइज होती है। कभी नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता है, पत्थर छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बराबर, स्क्वायर में हो सकता है, राउंड में हो सकता है, कुछ भी शेप हो सकता है स्टोन का, बट लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो शेप होता है और जो साइज होती है वो डेफिनेट होती है, और ये चेंज होता है तो बहुत ही नैरो रेंज में चेंज होता है, बहुत ही नैरो रेंज में चेंज होता है। जैसे एग्जांपल आप देखोगे, एग्जांपल अगर आप देखोगे, आप इसके ऊपर ध्यान रखो ना कि डेफिनेट शेप एंड साइज, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। जैसे एग्जांपल रेबिट, द साइज ऑफ रेबिट इज वेरी स्मॉल, रेबिट की जो साइज होती है इट इज अ वेरी स्मॉल, वेयर इज द साइज ऑफ एलिफेंट इज अ वेरी लार्ज। अब देखोगे ना तो रेबिट, आप देखोगे तो रेबिट जनरली इतना ही होता है, बराबर। अब कहीं से भी आप दुनिया के कहीं से भी रेबिट लेके आओ, अमेरिका से लेके आओ, इंडिया से लेके आओ, बांग्लादेश से लेके आओ, ऑस्ट्रेलिया से लेके आओ, रेबिट की साइज अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है। अगर थोड़ा बहुत चेंज होगा तो इतना हो सकता है, बट कभी ऐसा नहीं है ना कि आज रेबिट इतना है तो दूसरी जगह इतना बड़ा रेबिट है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। पत्थर में ऐसा होता है, एक छोटा पत्थर है, आप आगे गए तो बहुत बड़ा पत्थर है, आगे गए तो और ज्यादा बड़ा पत्थर है। तो नॉन लिविंग का कोई डेफिनेट शेप और साइज नहीं होता है। तो लिविंग हैव, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज। उसमें आप एग्जांपल बोल सकते हो कि रेबिट इज अ वेरी स्मॉल एनिमल्स, वेयर इज द एलिफेंट इज अ वेरी लार्ज एनिमल। एलिफेंट आप देखोगे तो बहुत लार्ज एनिमल है, बहुत ही बड़ा एनिमल है, अंडरस्टूड, बराबर। नाउ सो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टी की मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है उनका डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट साइज होती है। सो ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मॉर्फस। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम मॉर्फस बोलते हैं। प्लीज राइट डाउन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दिस क्वेश्चन, मतलब ये जो है यहां से आपको नीट के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीट के अंदर, बराबर, कि लिविंग, व्हाई लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड मॉर्फस। लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम मॉर्फस क्यों बोलते हैं, मॉर्फस क्यों बोलते हैं? सो बिकॉज दे हैविंग अ मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे हैविंग अ मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ आप देखोगे तो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, सॉरी ऑर्गेनिज्म नहीं बोल सकते उनको, बट नॉन लिविंग जो मैटर होते हैं, सो दे आर कॉल्ड एमॉर्फस, उनको हम बोलते हैं एमॉर्फस। तो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? मॉर्फस, बिकॉज दे हैविंग अ मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म, दे हैविंग अ मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म। वेयर इज ऑन द अदर हैंड नॉन लिविंग मैटर्स आर कॉल्ड एमॉर्फस। एमॉर्फस, एमॉर्फस का मतलब क्या होता है? फॉर्मलेस, जिनका कोई फॉर्म नहीं होता है। स्टोन जो है ना वो छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, स्क्वायर हो सकता है, राउंड हो सकता है, कोई भी शेप का हो सकता है, रेगुलर शेप का भी हो सकता है, इरेगुलर शेप का भी हो सकता है, उसका कोई फॉर्म नहीं है, परफेक्ट फॉर्म नहीं है। अब जैसे अगर मैं आपको बोलता हूं एलिफेंट, तो आपके दिमाग में पिक्चर आएगा एलिफेंट का, भाई इतना होगा, सॉरी हॉर्स, हॉर्स का। अगर जैसे मैं आपको बोलता हूं हॉर्स, तो आप सीधा एक पिक्चर आपके दिमाग में बता दोगे, भाई हॉर्स इतना होता है ज्यादातर, ऐसा तो नहीं है ना कि बहुत बड़ा है, जायंट है, नहीं होता है। तो अब ये फॉर्म वाला होता है, इसके लिए उनको हम बोलते हैं मॉर्फस। जबकि अगर मैं आपको बोलूं कि पत्थर, तो आप अब जैसे अगर समझो कि ऑफलाइन में क्लासेस कंडक्ट कर रहा हूं और अगर समझो 4 बच्चों को मैं पूछता हूं कि पत्थर का साइज क्या होता है, स्टोन का साइज क्या होता है, बोले सर कोई बोलेगा सर इतना होता है, कोई बोलेगा सर इतना होता है, कोई बोलेगा सर इतना बड़ा भी हो सकता है, कोई बोलेगा सर बहुत बड़ा भी हो सकता है। तो कोई फॉर्म नहीं है उसका, नॉन लिविंग फॉर्मलेस होते हैं। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड एमॉर्फस। तो फर्स्ट कैटेगरी क्या होगी जो लिविंग को नॉन लिविंग से अलग करता है? वो है लिविंग, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव अ डेफिनेट शेप एंड साइज, उनका एक डेफिनेट शेप एंड साइज होता है, बराबर। नाउ
सेकेंड कैरेक्टर पे हम जाते हैं तो सेकेंड कैरेक्टर है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। आप देखोगे ना तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होती है विच परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होती है। इन दिस ऑर्गन सिस्टम परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम है तो जो हम खाना खाते हैं उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। नर्व सिस्टम है, सो नर्व सिस्टम थिंकिंग, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हैंडल करती है, बराबर। हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम है विच रिमूव्स नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल फ्रॉम अवर बॉडी। सो मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे हैव अ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, बराबर। ये जो अलग अलग फंक्शन ये करते हैं ये एक कोऑर्डिनेट मैनर में करते हैं, एक कोऑर्डिनेट मैनर में करते हैं, बराबर। नाउ ईच ऑर्गन सिस्टम, अब आप देखोगे तो हर एक ऑर्गन सिस्टम वापस अलग अलग ऑर्गन से बने हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम आप देखोगे तो माउथ, स्टमक, ऑइसोफेगस, पेनक्रियास, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, सो ऐसे अलग अलग ऑर्गन से बनी हुई है। और ये जो अलग अलग ऑर्गन होते हैं एंड दिस ऑर्गन स्टिल मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। ये जो ऑर्गन होते हैं ये अलग अलग तरह के टिश्यू से बने होते हैं और ये जो टिश्यू होते हैं दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल। ये अलग अलग सेल से बने होते हैं। अब ये सेल के अंदर वापस कुछ बेसिक मॉलिक्यूल्स और आयन होते हैं। तो आप देखोगे तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं दे हैव अ ऑर्गेनाइजेशन, बराबर। मतलब कि दे हैव अ ऑर्गन सिस्टम एंड देयरफॉर दे आर कॉल्ड ऑर्गेनिज्म and therefore they are called organism because they possesses some organization, so therefore they are called a organism। whereas non living जो नॉन लिविंग मैटर होते हैं दे डू नॉट हैव अ ऑर्गेनाइजेशन, उनके पास कोई ऑर्गन नहीं है। जैसे आप स्टोन देखोगे तो स्टोन के पास कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम नहीं है कि जहां पे मतलब उसके बॉडी में जो भी वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकालने के लिए कोई कुछ सिस्टम है, मेटाबॉलिज्म करने के लिए उसके पास कोई सिस्टम है नहीं है। तो ऑन दिस बेसिस वी कैन से दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म नॉन लिविंग मैटर से अलग होते हैं, नॉन लिविंग मैटर से अलग होते हैं। नाउ दूसरा अगर हम कैरेक्टर देखते हैं वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो आपकी बॉडी के अंदर भी दिया हुआ है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बॉडी का एनसीईआरटी के बुक्स में दिया हुआ है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, फर्स्ट पेज देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो नाउ ये जो कैरेक्टर है, सो अब जैसे हमने देखा ऑर्गेनाइजेशन, सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लिविंग बीइंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म, ये तो हमने देख लिया, बराबर। नाउ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, सिंपल। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो ग्रो करेगा, अपनी साइज बढ़ाएगा। नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता है, पत्थर उतना ही रहेगा। मैं छोटा था तब बहुत छोटा था, मतलब मेरी हाइट बॉडी छोटी थी, अभी भी काफ़ी हाइट नहीं है बट फिर भी मैं बड़ा तो हुआ है। पहले बहुत छोटा था, अभी कम से कम 5.5 फुट का तो हो गया हूँ। सो मतलब कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है, मतलब कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो। मीन्स हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट करता है। एंड दिस टू लाइफ जो ये दो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं। जैसे ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करें, ग्रोथ के बारे में अगर हम बात करें, व्हाट इज ग्रोथ, ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रोथ इज अ परमानेंट एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। ग्रोथ परमानेंट होता है, एक बार हो गया फिर हो गया, ये उल्टा नहीं जाएगा। मैं एक बार बड़ा हो गया, मेरी हाइट बढ़ गई तो बढ़ गई, अब मैं छोटा नहीं होऊंगा। मतलब कि ग्रोथ परमानेंट होता है और इरिवर्सिबल होता है। मींस के हम ऐसा बोल सकते हैं कि ग्रोथ इज परमानेंट एंड इरिवर्सिबल चेंज इन द साइज ऑफ सेल। सेल एक बार बड़ा हो जाएगा तो फिर छोटा नहीं होगा, मतलब कि सेल की साइज चेंज होती है एंड ऑर्गन एंड अल्टीमेटली
होल ऑर्गेनिज्म, होल ऑर्गेनिज्म ये कैसे होता है, मतलब कि ग्रोथ मतलब क्या होता है, ये परमानेंट होता है। एक तो ये याद रखो कि ग्रोथ परमानेंट होगा, इरिवर्सिबल होगा। इन द साइज ऑफ सेल, इन द साइज ऑफ ऑर्गन, ऑर्गन की साइज बढ़ेगी। जब बच्चा छोटा होता है तो उसका स्टमक छोटा होगा, जब वो बड़ा होगा तो उसका स्टमक बड़ा होगा। एंड देन आप देखोगे इन सब की वजह से पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रोथ करता है, पूरा ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है। सो दैट इज द ग्रोथ, दैट इज द ग्रोथ। इन शॉर्ट मतलब कि ग्रोथ मीन्स क्या, बाय इंक्रीज इन ड्राई वेट। अब ग्रोथ मतलब क्या, ड्राई वेट, मेरे हड्डियां बढ़ेगी, बराबर, मेरे मसल्स बढ़ेंगे, पर जो मास होता है वो कम ज्यादा हो सकता है। आज मेरा वेट 60 kg है, मैं थोड़ी एक्सरसाइज करके, साइकिलिंग बाइकलिंग करके मैं अपना वेट थोड़ा कम कर लेता हूँ, 60 का मैं 55 हो जाता हूँ, 55। बट मेरा जो ड्राई वेट है वो कम नहीं होगा, मतलब कि जो बोन की जो साइज है, बराबर, या तो जो ऑर्गन होते हैं वो छोटे नहीं होंगे, वो छोटे नहीं होंगे क्योंकि वो तो ड्राई वेट है, बराबर। नाउ डेवलपमेंट मतलब क्या होता है, तो डेवलपमेंट इज द सम ऑफ चेंजेस, जो हमारे बॉडी में जो सारा चेंजेस एक साथ होता है उस सबको अगर हम इकट्ठा करते हैं, दैट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट हम ऐसा बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट इज द सम ऑफ चेंजेस दैट अकर इन एन ऑर्गन एंड ऑर्गेनाइजेशन ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। ऑर्गेनिज्म के पूरी मतलब अपनी पूरी लाइफ में ऑर्गेनिज्म के अंदर या ऑर्गन के अंदर जो कुछ भी चेंज होता है पूरी लाइफ में, उन सबको जो हम टोटल करते हैं उसको एक्चुअली हम बोलते हैं डेवलपमेंट। दिस इज कॉल्ड डेवलपमेंट। नाउ अब अगर दूसरा हम देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो बायोलॉजी का जो हम यहाँ पे बेस बना रहे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक ये है कि ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर्स बाय, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होता है वो किससे होता है, बाय सेल डिवीजन, सेल एनलार्जमेंट एंड सेल डिफरेंशिएशंस। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बच्चों याद रखना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो ग्रोथ होता है वो कैसे होता है, बाय सेल डिवीजन, मतलब उनका सेल डिवाइड होता है, सेल डिफरेंशिएशन एंड सेल एनलार्जमेंट, इससे मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ग्रोथ होता है। फिर ये यूनिसेल्युलर हो या मल्टीसेल्युलर हो, दोनों के अंदर ग्रोथ होता है, बराबर। नाउ अब ज्यादातर आपको ये याद रखना है कि जो मेजोरिटी ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मींस के मेजोरिटी ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रो बाय सेल डिवीजन, वो लोग सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं, सेल डिफरेंशिएशन से ग्रो करते हैं, एंड बाय द मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, और रिप्रोडक्शन करके वो ग्रोथ करते हैं, बराबर। नाउ अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या सिर्फ ग्रोथ के बेस पे हम, मतलब सिर्फ ग्रोथ ही एक ऐसा कैरेक्टर हम रख सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, बराबर, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करते हैं। बट एक चीज याद रखना है कि ग्रोथ एलोन कैन नॉट बी कंसीडर एज ए क्राइटेरिया फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमको अगर डिफाइन करना है तो ग्रोथ, सिर्फ ग्रोथ को लेके हम डिफाइन नहीं कर सकते कि ये ऑर्गेनिज्म लिविंग है और ये जो है वो नॉन लिविंग मैटर है। अंडरस्टूड। नाउ दूसरा आता है हमारा रिप्रोडक्शन। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सॉरी कैरेक्टरिस्टिक्स। जो फोर्थ नंबर का जो हमारा कैरेक्टर है वो है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन, बराबर। सो नाउ के लिविंग, अब एक जैसे ये होता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट सर्वाइव इनडेफिनेटली ऑन दिस अर्थ। मतलब जैसे मैंने जन्म लिया तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैं पूरी, मतलब हमेशा के लिए मैं अर्थ पे रहूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बराबर, इनडेफिनेटली अर्थ पे नहीं रह सकता, कभी ना कभी तो वो मरेगा ही, कभी ना कभी वो डाई होने वाला है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट सर्वाइव इनडेफिनेटली ऑन दिस अर्थ, बराबर। एवरी इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल हो, चाहे वो अमीबा हो या ह्यूमन बींग हो, चाहे वो हॉर्स हो या बफेलो हो, चाहे वो एलिफेंट हो या वेल हो, मतलब कि एवरी इंडिविजुअल डाइज आफ्टर अटेनिंग सर्टेन एज। कुछ एज के बाद, जैसे ह्यूमन की जो एज है वो 100 साल माने जाए तो 100 साल, अप्रोक्सीमेटली 180 साल या 90 ईयर्स के बाद वो मरने ही वाला है, वो मरने ही वाला है, बराबर। प्लांट है तो वो कभी ना कभी तो मरेगा ही, बराबर। तो एक सर्टेन एज को अटेन करने के बाद हर लिविंग ऑर्गेनिज्म मरने वाला है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ सो
अब अगर आप देखो, अब ये ऑर्गेनिज्म एक तो मतलब सर्टेन एज के बाद मर सकते हैं, या तो प्रीडेशन की वजह से मर सकते हैं, एक्सीडेंट्स की वजह से मर सकते हैं, किसी बीमारी की वजह से मर सकते हैं, किसी डिसऑर्डर की वजह से डाई हो सकते हैं, किसी डिजीज की वजह से डाई हो सकते हैं। अब आप देखो तो ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जो सर्टेन एज, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म बराबर डाइज आफ्टर अटेनिंग सर्टेन एज, कुछ एज के बाद सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म मर जाएंगे। तो अगर समझो कि जो ह्यूमन बींग्स है वो सारे ह्यूमन बींग्स कभी ना कभी तक मरने वाले हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, अगर सारे ह्यूमन बींग्स मर गए तो फिर कुछ सालों के बाद आप देखोगे तो कोई भी ह्यूमन बींग्स तो रहेगा नहीं, मतलब उनकी स्पेसीज तो खत्म हो जाएगी, उनकी स्पेसीज तो खत्म हो जाएगी। बट ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म मरता है, जैसे कोई ह्यूमन मरता है तो उसकी जगह पे बराबर मरता है तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी आ जाते हैं बाय द वे ऑफ रिप्रोडक्शन वे करके, और इस तरह से जो स्पेसीज है वो मेंटेन रहती है, जो स्पेसीज है वो मेंटेन रहती है। तो आप देखोगे तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस, लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, बराबर, जो नॉन लिविंग नहीं करते। बट स्टिल only reproduction is not a criteria to define the living organism। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भाई ये रिप्रोड्यूस करता है ना इसके लिए ये लिविंग है, ये रिप्रोड्यूस करता है देयरफॉर इट इज अ लिविंग, नो। हाँ, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा वो रिप्रोड्यूस करेगा, बट जरूरी नहीं है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस ही करेगा, जो नहीं करेगा वो भी तो लिविंग है। कुछ ऐसे जैसे कि स्टराइल कपल्स होते हैं कुछ हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में, हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, या तो हमारे जो रिलेटिव्स है उनमें आप देखोगे कुछ ऐसे भी कपल्स होते हैं जो स्टराइल होते हैं, मतलब कि जो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते हैं, बराबर। तो क्या वो लिविंग नहीं है? उनको अब लिविंग तो बोलेंगे ना, लिविंग तो हम बोलेंगे। जैसे म्यूल है, म्यूल, तो म्यूल कैन नॉट रिप्रोड्यूस, म्यूल रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है। जो स्टराइल कपल है दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। कोई ह्यूमन बीइंग है उसमें कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, जैसे स्पर्म काउंट कम है या कुछ स्टरिलिटी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से वो रिप्रोड्यूस नहीं करता है, तो क्या उसको हम लिविंग नहीं बोलेंगे? यस, वो लिविंग है, बराबर। तो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन, मतलब कि ओनली रिप्रोडक्शन इज नॉट अ क्राइटेरिया टू डिफाइन द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो रिप्रोड्यूस नहीं करता है वो भी तो लिविंग हो सकता है, वो भी तो लिविंग हो सकता है। नाउ अब आप जो देखोगे तो जो ये रिप्रोडक्शन होता है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से होता है। कोई होता है जो सेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है, कोई होता है जो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है, कोई होता है जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करता है। तो जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे एग्जांपल आप बात करो तो बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और दूसरे जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया हो गया आपका, प्रोटोजोआ हो गया, या दूसरे जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो दे रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग, दे रिप्रोड्यूस बाय द मेथड ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ देयर सेल। जो बैक्टीरिया होते हैं, जो प्रोटोजोआ होते हैं, जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये लोग अपने सेल को स्प्लिट करते हैं, एक सेल में से दो सेल बनाते हैं। जैसे ये आपका अमीबा है, तो अमीबा एक सेल में से दो सेल बना देता है और इस तरह से ये रिप्रोड्यूस करता है, इस तरह से स्प्लिटिंग मेथड से रिप्रोड्यूस करता है, बराबर। दूसरे मतलब ये जो स्प्लिटिंग है, अमीबा ने ये जो स्प्लिटिंग से अपने अब दो डॉटर सेल बना है, ये इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बराबर। नाउ फंजाई आप देखोगे तो फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड वेरी इजीली। आप देखोगे ना फंगस जो होता है ना वो फटाफट मल्टीप्लाई होता है और बहुत ही स्पीड से अपनी पॉपुलेशन को स्प्रेड करता है, अपनी पॉपुलेशन को स्प्रेड करता है। तो ये कौन सी मेथड से करता है? बाय प्रोड्यूसिंग मिलियंस ऑफ स्पोर्स। ये लोग मिलियन लाखों स्पोर्स प्रोड्यूस करके कुछ ही टाइम के बाद आप देखोगे ना तो बहुत सारे फंगस हो जाते हैं, बराबर। नाउ दूसरा आप देखोगे तो लोअर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली। कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं तो दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय द मेथड ऑफ फ्यूजन एंड बडिंग। फ्यूजन करके या बडिंग करके भी कुछ लोअर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, बराबर। अब जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो ईस्ट एंड हाइड्रा।
ईस्ट एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, याद रखना है जो अभी हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो ईस्ट एंड हाइड्रा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, ये लोग बडिंग मेथड से रिप्रोड्यूस करते हैं, बराबर। बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय फिजन, बैक्टीरिया फिजन से रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लेनेरिया आप देखोगे विच इज कॉमनली कॉल्ड फ्लैट वर्म्स, जिनको हम फ्लैट वर्म बोलते हैं। सो दे रिप्रोड्यूस बाय द ट्रू रीजनरेशन, ट्रू रीजनरेशन की मेथड से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, बराबर। नाउ अब जैसे अब देखोगे कि मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं या तो जो हायर एनिमल्स होते हैं, हायर जो एनिमल्स होते हैं, हायर ऑर्गेनिज्म या तो मोस्ट ऑफ द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, वो लोग सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस मतलब दे प्रोड्यूस मेल गेमेट्स बाय द मेल पार्टनर एंड फीमेल गेमेट्स बाय द फीमेल पार्टनर। जैसे ह्यूमन की अगर हम बात करें तो हमारे अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेक्सुअली होता है। सेक्सुअली हम दो तरह के गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, एक स्पर्म्स जो मेल रिप्रोड्यूस करता है जो गेमेट से, और फीमेल जो होता है वो ओवम रिप्रोड्यूस करता है, और ये दोनों का फ्यूज होता है और जाइगोट बनता है, जाइगोट बनता है। तो आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, ज्यादातर जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ तो रिप्रोडक्शन आपका क्राइटेरिया हो सकता है जिससे हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग मैटर से अलग कर सकते हैं। नाउ दूसरा जो हमारा क्राइटेरिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, दैट इज द मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, बराबर, मेटाबॉलिज्म। तो अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, तो विद इन सेल, सेल के अंदर आप देखोगे तो एन इंक्रीज इन नंबर एंड डाइवर्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रोवाइड्स अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर अ वास्ट एरे ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। सेल के अंदर आप देखोगे तो बहुत बहुत तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। सेल के अंदर, सेल के अंदर अलग अलग तरह के मॉलिक्यूल होते हैं, बराबर। इट इज एस्टिमेटेड दैट सेल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऐसा माना जाता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो सेल होते हैं, सो दे पजेसेस अबाउट 5000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स, मतलब कि दे पजेसेस 5000 ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स, बराबर। अलग अलग तरह के 5000 से भी ज्यादा टाइप के अलग अलग तरह के केमिकल होते हैं। एंड दे मतलब ये लोग, ये जो अलग अलग तरह के 5000 से भी ज्यादा टाइप के जो केमिकल होते हैं, ये अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शन करते रहते हैं, केमिकल रिएक्शन करते रहते हैं, बराबर। सुनाओ अब हम जैसे देखते हैं कि व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो ऑल दिस केमिकल रिएक्शन, ये सारे जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके सेल के अंदर कम से कम कुछ ऐसा माना जाता है कि देर आर अप्रोक्सीमेटली अबाउट 5000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स एंड दे परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और ये लोग अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शन करते हैं। सो नाउ ऑल दिस केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इन अ लिविंग सेल, जो लिविंग सेल के अंदर ये सारे तरह के जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, मतलब कि ऑल दिस केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन इन द लिविंग सेल आर कलेक्टिवली टर्म एज अ मेटाबॉलिज्म। मतलब जैसे मैंने आपको क्या बताया कि ये हमारा सेल है और इस सेल के अंदर 5000 तरह के अलग 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 केमिकल है, और ये सारे केमिकल जो सेल के अंदर अलग अलग तरह के केमिकल रिएक्शन करते रहते हैं। तो ये सारे सेल के अंदर होता है, ऐसा नहीं है कोई पर्टिकुलर सेल के अंदर होता है, हमारे बॉडी में जितने भी सेल होंगे इन सब के अंदर होंगे। तो ये जो सारे सेल के अंदर ये जो सारी तरह के जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, ये सारे केमिकल रिएक्शन को कलेक्टिवली हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म वापस में डिफाइन करता हूं, आप इसको लिख सकते हो क्योंकि आपके स्कूल के एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म। और अंडरस्टैंड करना भी बहुत जरूरी है कि मेटाबॉलिज्म होता क्या है, मेटाबॉलिज्म होता क्या है। सो ऑल द केमिकल रिएक्शन गोइंग ऑन, all the chemical reaction going on in the living cell are collectively termed as a metabolism, बराबर, मेटाबॉलिज्म।
नाउ सो मेटाबॉलिज्म मे बी डिफाइंड एज द, और अगर और डिटेल में जाते हैं तो मेटाबॉलिज्म को हम डिफाइन कर सकते हैं एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी विद इन एन ऑर्गेनिज्म के अंदर, ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर जो मटेरियल होते हैं और जो एनर्जी होती है जो एक्सचेंज होती है उसको हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं, या तो बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में जो एक्सचेंज होता है मटेरियल और एनर्जी का, दैट इज ऑल्सो टर्म एज अ मेटाबॉलिज्म। जैसे एग्जांपल आप देखते हो तो हम कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं जो प्लांट ले लेता है, प्लांट ऑक्सीजन निकालता है जो हम ले लेते हैं, तो यहाँ पे जो एक्सचेंज हो रहा है इट इज ऑल्सो कंसिडर एज अ मेटाबॉलिज्म, एंड दीज इंटरएक्शन takes place between animals and plant, so this is also term as a metabolism, इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। नाउ अब जो आप देखते हो सो मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है आपका बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेटाबॉलिज्म अंडरस्टैंड करना। सो मेटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है कि लिविंग सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, और ये जो केमिकल रिएक्शन होता है यहाँ पे क्या होता है कि सेल के बीच में मटेरियल और एनर्जी का एक्सचेंज होता है। जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन सेल के अंदर डिफ्यूज करता है, सेल में से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड के अंदर डिफ्यूज हो जाता है, तो यहाँ पे ये जो एक्सचेंज हुआ सेल और ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड है उनके बीच में जो एक्सचेंज हुआ दैट इज कंसीडर एज अ मेटाबॉलिज्म, इसको हम बोलेंगे मेटाबॉलिज्म। अंडरस्टूड? नाउ मेटाबॉलिज्म आप देखोगे तो दो तरह का होता है मेटाबॉलिज्म, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है, एक होता है आपका एनाबॉलिज्म, एक होता है हमारा एनाबॉलिज्म। नाउ एनाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, तो these are the biochemical reaction, मेटाबॉलिज्म ही बायोकेमिकल रिएक्शन होता है। why what is biochemical reaction? So a chemical reaction takes place inside the living organism, या तो into the cell is called a biochemical reaction. So anabolism, so these are biochemical reaction concerned with the synthesis, ये कुछ बनाता है, सिंथेसिस, सिंपल जो मॉलिक्यूल होते हैं या जो सिंपल आयन होते हैं उसमें से कॉम्प्लेक्स बनता है, सिंपल है। मतलब एनाबॉलिज्म मतलब क्या होता है, आप बच्चों लिख सकते हो, आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो कि एनाबॉलिज्म मींस दीज आर द बायोकेमिकल रिएक्शन, these are the biochemical reaction concerned with the synthesis of complex substances from a simple ones, सिंपल ऑर्गेनिज्म में से जो कॉम्प्लेक्स और सिंपल जो मॉलिक्यूल होते हैं या जो सिंपल कंपाउंड होते हैं इसमें से जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनते हैं, तो यहाँ पे जो सिंथेसाइज हो रहा है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है तो इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म, दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। अब याद रखना है बच्चों आपको कि जब एनाबॉलिज्म होता है, एनाबॉलिज्म, तो एनाबॉलिज्म में क्या होता है कि फ्री एनर्जी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। प्लीज रिमेंबर एनाबॉलिज्म एक तरह की कुछ बनाना, दैट इज एनाबॉलिज्म। यहां पे हम कुछ बना रहे हैं, सिंपल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें से हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। एंड जब एनाबॉलिज्म होता है, तो जो फ्री एनर्जी होती है, सो फ्री एनर्जी इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, फ्री एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है। एग्जांपल आप क्या बोल सकते हो, सिंथेसिस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। मतलब जो प्लांट जो फोटोसिंथेसिस करता है, और जब प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को यूज करता है और क्या बनाता है, तो ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है एंड वाटर बनाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एनाबॉलिज्म। जैसे आप
एनाबॉलिज्म का आप इक्वेशन लिख सकते हो। एनाबॉलिज्म मतलब कि जो फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट, और प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो वो कार्बोहाइड्रेट बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, वाटर बनाता है, किसकी हेल्प लेके? वाटर की हेल्प लेके और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से। सो नाउ 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, so in the presence of light and chlorophyll बराबर, so it forms 6 molecule of carbon dioxide मतलब के C6H12O6 plus 6 molecule of oxygen प्लस 6 मोलिक्यूल ऑफ वाटर बनाता है। तो आप देखो यहां पे, तो ये जो है हमारा, ये एक्चुअली आपका एनाबॉलिज्म है। सो दिस इज ग्लूकोज, ऑक्सीजन एंड वाटर। सो यहां पे आप देखोगे तो जो प्लांट है वो क्या कर रहा है? सिंपल मॉलिक्यूल को यूज करके वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रहा है। सो दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। यहां पे क्या होता है कि जो फ्री एनर्जी होती है, इट इज स्टोर इन द पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। सो दिस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। दूसरा जो एग्जांपल आप देखोगे एनाबॉलिज्म का, दूसरा एग्जांपल है कि सिंथेसिस ऑफ स्टार्च फ्रॉम द ग्लूकोज। जो ग्लूकोज में से जो स्टार्च बनता है, दिस इज ग्लूकोज C6H12O6। सो सिंथेसिस ऑफ स्टार्च फ्रॉम ग्लूकोज में से जो स्टार्च बनता है, इट इज ऑल्सो एनाबॉलिज्म, वो भी आपका एनाबॉलिज्म। सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स फ्रॉम फैटी एसिड्स एंड एल्कोहल, फैटी एसिड्स और एल्कोहल में से जो लिपिड्स बनता है, बराबर, जो लिपिड्स बनता है, इट इज ऑल्सो एनाबॉलिज्म। नाउ दूसरा जो होता है मेटाबॉलिज्म, मैंने बताया आपको कि जो मेटाबॉलिज्म होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है हमारा केटाबॉलिज्म। तो सेकेंड वन इज अ केटाबॉलिज्म। इट इज काइंड ऑफ मेटाबॉलिज्म। सो जैसे मैंने आपको बताया कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, एक है आपका एनाबॉलिज्म और दूसरा है आपका केटाबॉलिज्म। नाउ व्हाट इज केटाबॉलिज्म? सो these are also biochemical reaction. Catabolism is also a biochemical reaction concerned mainly with the breakdown of a ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल। यहां पे क्या होता है कि जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल होते हैं वो सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाते हैं, उसको हम बोलते हैं केटाबॉलिज्म। तो केटाबॉलिज्म मतलब क्या होता है? तोड़ना। मतलब यहां पे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है वो सिंपल मॉलिक्यूल में टूट जाता है। मींस के जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इट इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है? काइनेटिक एनर्जी। अब देखो प्लांट ने क्या बनाया? प्लांट ने ग्लूकोज बनाया, स्टार्च बनाया। प्लांट ने क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। मतलब उसने एनर्जी स्टोर की ग्लूकोज के अंदर। ये ग्लूकोज खा के ही तो हम दौड़ सकते हैं ना। जैसे मुझे दौड़ना है तो मैं ग्लूकोन डी पीता हूं, एनर्जी आएगी ना मुझे, एनर्जी। तो यहां पे क्या होता है कि जो यहां पे आप देखोगे तो यहां पे फ्री एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में ग्लूकोज के अंदर स्टोर हो गए। इस ग्लूकोज को मैं खाऊंगा तो मेरे अंदर एनर्जी आएगी। सो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, बराबर। तो ये जो ग्लूकोज है इसका ब्रेकडाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो अब आप देखोगे मतलब आपका रिएक्शन क्या बनेगा? C6H12O6 प्लस 6 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। 6 मोलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन हम लेते तो क्या हो जाएगा? 6 मोलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मोलिक्यूल ऑफ वाटर प्लस एनर्जी। तो अब आप देखो यहां पे हुआ क्या? तो अब आप देखो यहां पे कि ये जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो टूट गया छोटे छोटे मॉलिक्यूल में। यहां पे क्या हो रहा था? छोटे छोटे मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स बन रहे थे, यहां पे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल हो रहा था। यहां पे फ्री एनर्जी स्टोर हो रही थी पोटेंशियल एनर्जी में, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। सो दिस इज कॉल्ड केटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म सिंथेसिस बनाना, केटाबॉलिज्म तोड़ना। एनाबॉलिज्म बनाना, केटाबॉलिज्म तोड़ना। अंडरस्टूड? सो दिस 2 टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये 2 तरह के मेटाबॉलिज्म होते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो, तो ये जो मेटाबॉलिज्म होता है ये
ओनली एंड ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, कोई भी नॉन लिविंग मैटर के अंदर नहीं होता है। तो ये जो कैरेक्टर जो हमने देखे, डेफिनेट शेप, ऑर्गेनाइजेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, सो ये जो कैरेक्टर होते हैं ये ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैरेक्टर नहीं होते हैं। आगे जो हम देखते हैं, जो नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है, जो नेक्स्ट जो हमारा कैरेक्टर है, सो दैट इज द होम्योस्टेसिस, दैट इज द होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस। अब ये जो कैरेक्टर है ये भी सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है, कोई भी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं होता है। अब सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज होम्योस्टेसिस, व्हाट इज होम्योस्टेसिस। और बच्चों ये पॉइंट, ये जो वर्ड्स है होम्योस्टेसिस, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बायोलॉजी प्रॉपरली। तो यू शुड अंडरस्टैंड सम टर्मिनोलॉजी प्रॉपरली। आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। सो ये जो टर्मिनोलॉजी है, कुछ बायोलॉजिकल जो टर्मिनोलॉजी है, उसमें से एक टर्मिनोलॉजी हमारी होम्योस्टेसिस, जैसे हमने देखा मेटाबॉलिज्म। तो बार बार आप देखोगे जब हम बायोलॉजी पढ़ेंगे तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं ना, वो बार बार हमारे पढ़ने में आते हैं, जैसे मेटाबॉलिज्म आएगा, रिप्रोडक्शन आएगा, वैसा ही एक टर्म है होम्योस्टेसिस। तो प्लीज अंडरस्टैंड पहले करो कि व्हाट इज होम्योस्टेसिस। जैसे मैंने आपको बताया मेटाबॉलिज्म, और डीप में हम आगे स्टडी करेंगे, अभी हम बेसिक पढ़ रहे हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, बराबर। सो नाउ होम्योस्टेसिस की अगर हम बात करें, व्हाट इज होम्योस्टेसिस, तो पहले अंडरस्टैंड कर लो व्हाट इज होम्योस्टेसिस। सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कीप देम सेल्फ स्टेबल। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, अपने आप को स्टेबल रखते हैं। मतलब कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म कीप themselves stable by maintaining their internal condition within certain boundaries। सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपना जो इंटरनल, जो हमारे बॉडी में जो इंटरनल कंडीशन होते हैं उसको कुछ सर्टेन बाउंड्री में मेंटेन करते हैं, कुछ सर्टेन बाउंड्री में मेंटेन करते हैं, बराबर, अंडर एडवर्स टेम्परेचर। जिसे हम, हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। हमारे जो बॉडी का जो टेम्परेचर होता है, इट इज समथिंग अबाउट 37 डिग्री फ़ारेनहीट। ये इतना ही रहता है, कम या ज्यादा नहीं होता है। हाँ, थोड़ा बहुत पॉइंट में कम या ज्यादा हो सकता है, बट ज्यादा नहीं होता है। तो लाइक जैसे कि अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है, जैसे 41 डिग्री टेम्परेचर हो गया, जैसे हमारे अहमदाबाद में 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाता है कभी कभी, तो इन दैट कंडीशन मेरे बॉडी का टेम्परेचर 45 नहीं होगा, नहीं तो जो बॉडी में जो प्रोटीन है, ब्लड प्रोटीन है, वो टूटने लगेंगे, डीनेचर हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। तो ये क्या होता है कि मेरा बॉडी का जो टेम्परेचर है, चाहे एनवायरमेंट में 45 डिग्री टेम्परेचर है, बट मेरी जो बॉडी है ना वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, मेरे बॉडी के टेम्परेचर को पर्टिकुलर सेट कर देगा, 37 डिग्री रहेगा। कैसे? बाय परस्पिरेशन, पसीना निकालेगी। पसीना निकाल के जो बॉडी है ना, वो मेरे बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री रहेगा। ऑल्दो जो एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर है, जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, वो चाहे 45 डिग्री हो, बट बॉडी का टेम्परेचर तो 37 डिग्री रहेगा। वो बॉडी जो होती है वो मेंटेन करती है परस्पिरेशन करके मेंटेन करती है। दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, दिस इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। या तो लाइक जैसे आप देखो मॉइस्चर लेवल, बराबर। तो अगर बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है तो उस कंडीशन में भी हमारी बॉडी ज्यादा पसीना निकाल के मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करती है। तो इसको हम बोलते हैं ना, तो हमारी बॉडी क्या करती है, एडवर्स कंडीशन में हमारे बॉडी का जो इंटरनल टेम्परेचर या इंटरनल जो कंडीशन होती है ना, उसको मेंटेन करती है स्टेबल रहने के लिए। अदरवाइज कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे हमारे बॉडी का पीएच जो होता है वो मेंटेन रहता है, पीएच जो होता है वो मेंटेन रहता है, वो ऐसा नहीं कि कम ज्यादा होते रहता है, वो मेंटेन करता है, बॉडी अपने आप को मेंटेन करती है, बराबर। तो दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस, इट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। और इस तरह से बॉडी कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस करती रहती है, कुछ मेटाबॉलिक प्रोसेस। तो दैट होम्योस्टेसिस आप देखोगे तो कभी नॉन लिविंग में नहीं होता है। नॉन लिविंग में आपने देखा है क्या, कोई पत्थर होता है तो गर्मी ज्यादा हो गई तो पत्थर अपना टेम्परेचर मेंटेन करेगा, पत्थर तो गर्म हो जाएगा,
पत्थर गर्म हो जाएगा, वो पसीना नहीं निकालेगा, बराबर। जैसे हमारी बॉडी पसीना निकालेगी, बट गर्मी में जब हम टेरेस पे जाएंगे तो टेरेस थोड़ी ना पसीना निकालेगा, उसका तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। वो जो टाइल्स होंगे या जो मार्बल होंगे उनका टेम्परेचर बढ़ जाता है, बराबर। नाउ दूसरा जो है हमारा वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस आप देखोगे तो आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी ये सारे पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं बच्चों, बराबर। जैसे आप पेज नंबर 4 देखते हो तो रिप्रोडक्शन आपको दिया हुआ है, अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज ए मेटाबॉलिज्म आपको दिया हुआ है, बराबर। सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन, डेफिनेट फीचर्स ऑफ लाइफ फॉर्म ये दिया हुआ है, कॉन्शियसनेस, बराबर। नाउ अब हम देखते हैं कॉन्शियसनेस, बराबर, मतलब कि रिस्पॉन्स एंड इरिटेबिलिटी, बराबर। तो कॉन्शियसनेस, तो जो 7 नंबर का जो हमारा कैरेक्टर है वो है कॉन्शियसनेस, मतलब रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुली, रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुली। नाउ ये जो कैरेक्टर है, सो दिस इज यूनिक कैरेक्टर पजेसिस बाय एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म, बराबर, बट डू नॉट पजेसिस बाय नॉन लिविंग मैटर। नॉन लिविंग मैटर में ये कैरेक्टर नहीं होंगे, मतलब इसका मतलब अगर हम बोले तो ये होता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आजू बाजू एनवायरमेंट में जो भी चेंजेस होता है उसको वो रिस्पॉन्स करते हैं, उसको वो रिस्पॉन्स करते हैं। मतलब कि एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल स्टिमुली, जो एनवायरमेंटल स्टिमुली होते हैं उसको रिस्पॉन्स करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एन इनहेरेंट एबिलिटी, इनके पास कुछ एबिलिटी आ जाती है, मतलब वो इनहेरिटेड होती है, अपने मतलब जनरेशन टू जनरेशन आती जाती है। मतलब के सो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव एन इनहेरिटेड एबिलिटी टू सेंस देयर सराउंडिंग एंड एनवायरमेंट एंड रिस्पॉन्स टू दिस एनवायरमेंटल स्टिमुली। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने आजू बाजू क्या हो रहा है उसको वो सेंस कर लेते हैं, सेंस कर लेते हैं। जैसे अगर समझो कि मैं कहीं पे गया, मैं घर से बाहर निकला, अब तक टेम्परेचर ठीक ठाक था, बट जैसे ही रात होने आई और टेम्परेचर धीरे धीरे कम होने लगा और समझो कि टेम्परेचर 10 डिग्री हो गया या तो 5 डिग्री हो गया, बहुत ठंडी हो गई। अब क्या करेगा, मेरी जो बॉडी है ना वो आजू बाजू जो एनवायरमेंटल जो चेंजेस हो रहा है ना उसको सेंस करती है, सेंस, उसको मालूम पड़ जाती है कि भाई बॉडी टेम्परेचर तो बहुत डाउन हो गया, आजू बाजू 5 डिग्री टेम्परेचर हो गया है। जबकि बॉडी का मैंने आपको क्या बताया था, होम्योस्टेसिस होता है, हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस होता है, मतलब कि बॉडी का जो टेम्परेचर वो 37 डिग्री रहेगा। अब 5 डिग्री टेम्परेचर अगर मेरे बॉडी के अंदर भी हो जाएगा तो ब्लड जम जाएगा और मर सकते हैं आदमी। तो क्या करेगा, मेरी जो बॉडी है ना वो सेंस करेगी एनवायरनमेंट को, वो देखेगी कि ओके फ्रेंड्स, सो नाउ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा थोड़ा वीडियो बीच में से कट हो गया था। सो नाउ हम जैसे बात कर रहे थे कॉन्शियसनेस, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू देयर सराउंडिंग, या तो जो उनके आजू बाजू जो भी एनवायरमेंटल स्टिमुली होते हैं उसको रिस्पॉन्स करते हैं, उसको रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखते हो तो अभी जो मैं ये वीडियो उतार रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि अगर मैं एसी करता हूँ तो एसी का आवाज़ आता है, बराबर। तो यहाँ पे थोड़ा आप देखोगे मुझे पसीना हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि माई बॉडी इज रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल स्टिमुली। मेरी जो बॉडी है ना वो एनवायरमेंटल स्टिमुली को रिस्पॉन्स कर रही है, बराबर। कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, बाय पर्स्पिरेशंस, पसीना निकाल के। और क्यों पसीना निकालती है कि टू मेंटेन द इंटरनल बॉडी कंडीशन। मेरी जो इंटरनल बॉडी कंडीशन है, मतलब कि जो बॉडी होती है, इट ट्राई टू मेंटेन इट्स होम्योस्टेसिस, उसके होम्योस्टेसिस। ओके फ्रेंड्स, सो नाउ कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारा थोड़ा वीडियो बीच में से कट हो गया था। सो नाउ हम जैसे बात कर रहे थे कॉन्शियसनेस, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स टू देयर सराउंडिंग, या तो जो उनके आजू बाजू जो भी एनवायरमेंटल स्टिमुली होते हैं उसको रिस्पॉन्स करते हैं, उसको रिस्पॉन्स करते हैं। जैसे एग्जांपल आप देखते हो तो अभी जो मैं ये वीडियो उतार रहा हूँ तो यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा है, क्योंकि अगर मैं एसी करता हूँ तो एसी का आवाज़ आता है, बराबर। तो यहाँ पे थोड़ा आप देखोगे मुझे पसीना हो रहा है, तो ये क्या हो रहा है कि माई बॉडी इज रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंटल स्टिमुली। मेरी जो बॉडी है ना वो एनवायरमेंटल स्टिमुली को रिस्पॉन्स कर रही है, बराबर। कैसे रिस्पॉन्स कर रही है, बाय पर्स्पिरेशंस, पसीना निकाल के।
और क्यों पसीना निकालती है कि टू मेंटेन द इंटरनल बॉडी कंडीशन। मेरी जो इंटरनल बॉडी कंडीशन है, मतलब कि जो बॉडी होती है, इट ट्राई टू मेंटेन इट्स होम्योस्टेसिस, उसके होम्योस्टेसिस